नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालचार आपके साथ। दावेदारों का दंगल, किसका होगा मंगल। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज हम पहुंचे हैं कपासन विधानसभा में, जहां पर हमारे बीच में वर्तमान विधायक अर्जुन लाल जिगर हैं, जिनसे बात करते हैं कि इनकी किस तरह की दावेदारी है और किस तरह से आलाकमान इनको भरोसा जताती है, तो इनके क्या राजनीतिक मुद्दे रहेंगे कपासन विधानसभा को लेकर। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरह की आपकी दावेदारी है और किस तरह की कपासन विधानसभा को लेकर आपके मुद्दे हैं सर? कपासन विधानसभा क्षेत्र में मैं अभी 2 बार लगातार जीता हूं और इस बार उससे पहले मैं 2 बार गंगा विधानसभा से विजय रहा। सर, इसी बीच में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजनीतिक परिचय के लिए, तो आपका राजनीतिक परिचय के साथ में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक परिचय में या मेरे जीवन परिचय के बारे में बताऊं तो मेरा जन्म स्थान राजमी है और हमारी प्राथमिक शिक्षा मेरे ननिहालपुर में हुई थी। उसके बाद मैं राजमी में मेरी शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा। कॉलेज शिक्षा मेरी भिलवाड़ा में हुई और उसके बाद 84 में मैं बीएड किया। उसके बाद अध्यापक बना। अध्यापक बनने के बाद 8 साल मैंने नौकरी की है। लगभग 8 वर्ष तक मैंने नौकरी की है अध्यापक की। उसके बाद गंगा विधानसभा क्षेत्र में एक पढ़े लिखे विधायक की आवश्यकता महसूस की गई और मुझे वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने ये कहा, भाई अर्जुन जी, आप तो हम विधायक का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो मैंने स्वीकार किया और पहली बार 1993 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय शेखावत साहब ने मुझे टिकट दिया। तब से लेकर के मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। मैं वर्तमान में भी 4थी बार विधायक हूँ और इस बार मैंने वापस दावेदारी कर रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है शीर्ष नेतृत्व पर कि मुझे इस बार भी टिकट देंगे और जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे पर रहेगा और मुझे विजयश्री मिलेगी और जनता के जितने भी काम हैं मैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ उनको काम को करा सकूं। सबसे पहले तो कपासन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, उद्योग धंधे कम हैं। उन उद्योग धंधों के लिए मैं प्रयास करूंगा कोई इंडस्ट्रीज बढ़िया है, उस इंडस्ट्रीज के माध्यम से लोगों को हम रोजगार दे सके। हमारे पड़ोस के अंदर ही चंद्रिया के अंदर जिंक्स मिल रहे हैं, उसके बाद एक जुबिलेंट है, एक 2 खाद की फैक्ट्रियां हैं, एक गेपिल इंडस्ट्रीज है, एक डेयरी की भी अभी यूनिट लगी है और हमारे पास में हमारे बोबा सागर के अंदर आधी जमान हमारी गई है अनूपपुरा की और वहां पर हिंदुस्तान जिंक दरिबा लगा हुआ है। वहां पर भी कुछ बच्चे हमारे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस बार मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उद्योग धंधों के साथ लगा करके और उनको नौकरी दिलाई जाए और इस बात के लिए भी मोटिवेशन करेंगे कि बच्चे स्वयं बड़े होकर के अपना रोजगार स्वयं करें, इंडस्ट्रीज खुद लगाएं। उनके लिए लोन की व्यवस्था करनी होगी तो हम आगे अधिकारियों से बात करके उनको लोन की व्यवस्था कराएंगे और स्वयं का धंधा भी वो चला सकें, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। और मुख्य रूप से रोजगार के अलावा हमारे कपासन विधानसभा क्षेत्र में एक पानी की बड़ी समस्या है, पेयजल की भी है, सिंचाई के लिए भी है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब तक बरसात अच्छी होने के कारण हमारे कपासन, भोपाल सागर, डिंडोली, ये छोटे बड़े जितने भी बांध हैं हमेशा भरते आए। लेकिन जब भी कांग्रेस का शासन रहा और अकाल पड़ते हैं और जब भी अकाल पड़े हैं तो न तो कपासन भरा है, न दमाना भरा है, न भोपाल सागर भरा है, न मातृकुंडा भरा है। ये मातृकुंडा के अंदर तो बाहर से ऊपर का पानी आता है, उस ऊपर के पानी के कारण हमारा मातृकुंडा भरा रह जाता है। लेकिन बनास नदी के नीचे राष्ट्रीय तहसील के अंदर लगभग हमने 11 एनीकट बना करके 25 किलोमीटर पूरी बनास नदी को भरने का हमने काम किया है। तो राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर तो बनास नदी का जो सेजा है और वहां पर वाटर लेवल ऊपर रहता है, वो तो हमने काम किया है। लेकिन मातृकुंडा का एक्सेस जो पानी है वो मेजा पेट्रोल जाता है और जो मेजा पेट्रोल ये पानी जाता है तो हमारे तो वो कोई काम आता नहीं। ये मातृकुंडा का डैम इसकी पालतू चित्तौड़ में है, पानी राजभवन में भरा रहता है और पानी सारा भिलवाड़ा जिले को चला जाता है। फिर भी हमने मेरे पहले कार्यकाल में 1993 में इस बांध से हम एक बूंद भी पानी नहीं ले सकते थे, नहर जाती तब भी पानी नहीं ले सकते थे। लेकिन मैंने ऐसा प्रयास किया कि बनास नदी को रिचार्ज करने के लिए भी हमने उस पानी के अंदर आरक्षण कराया और हमारे इस नहर मेजा फिल्टर के किनारे जितने भी तालाब हैं, चाहे आरणी का आकोड़िया तालाब हो, बांध हो, खर्जे का तालाब हो, ऊंचिया तालाब हो, इन सबको भरने के लिए हमने अनुमति ले ली है
और वो समय समय पर जब भी ये बांध खाली रहते हैं तो उन बांधों को भरने का काम भी इस फिडर के द्वारा किया जाता है। लेकिन मातृकुंडा से एक सेपरेट फिडर निकल करके जिससे डिंडोली बांध भर जाए, डिंडोली के बाद सिंहपुर का भर जाए, उसके बाद मुरली का, जाडाना का, ये जितने भी छोटे छोटे तालाब हैं उनको भी फीड करके उनको जलाशयों को हम भरने का काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी इस बार कि मातृकुंडा के बांध से एक एक्स्ट्रा नहर निकाल करके राइट कैनाल बना करके इन छोटे मोटे राष्ट्रीय तहसील के सारे तालाबों को भरने का काम करेंगे। इसके अलावा ये जो बनास नदी जो है, जहाँ से सिंहेश्वर से एक फिडर बनाई हुई थी नंदवाना जी के टाइम में, वो लगभग 65 साल पहले बनी थी और वो चूंकि पूरी राजसमंद के अंदर है, उसका थोड़ा सा ऐसे चित्तौड़ में आता है, तो राजसमंद वालों से हमारा बार बार झगड़ा होता है। राजसमंद वाले वो पानी नहीं लाने देते हैं, न तो गुनिया से लाने देते हैं, न रेल मंगला से लाने देते हैं, न सिंदरसी से लाने देते हैं, तो हमारे बार बार व्यवसाय बिगाड़ देते हैं। और वो नहर भी इतने वर्षों से बनी हुई है, तो न तो आज तक उसकी साफ सफाई हुई है, न ऐसा कोई उसमें नवीनीकरण हुआ है, न उन जिन खेतों के बीच से निकली है उन काश्तकारों के भी खेतों के दो हिस्से हो गए नहर निकलने से। हमने भी सरकार से प्रयास किया था कि वहां पर जिन जिन काश्तकारों की पुलिया की आवश्यकता है उन पुलिया बनाई जाए और नहर की पूरी सफाई की जाए। पिछली बार भी अकाल पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस का शासन था, अकाल पड़ना ही था। भगवान से हमने तो खूब मिन्नत की, हमने अभिषेक भी किया, भगवान बरसात करो, लेकिन नहीं बरसी। लेकिन उस समय मैंने स्वयं से मेरे घर के खर्चे से 1 लाख रुपए दे करके वहां के किसानों को रास्ता देने का काम किया, कुछ जगह पर नहर साफ करने का काम किया और कुछ पानी उस समय आया भी था। लेकिन इस बार कुछ कांग्रेस के लोगों ने कहा कि इस बार पानी हम ला के बताएंगे, और हमारे यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी आए थे मातृकुंडा में। उनके सामने भी यहाँ के काश्तकारों ने मांग रखी थी कि साहब ये सिंहेश्वर फीडर जो है रेल मंगला से आने वाली बनास से, वो पानी हमारे यहाँ पर इनको भरने का काम करो। तो उन्होंने कहा भाई जरूर इस काम को करेंगे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बीच में भी अभी 3 महीने पहले भी कपासन के अंदर गहलोत साहब आए और उन्होंने फिर कहा कि इस पानी की किल्लत को मैं देखते हुए यहाँ की व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने न तो राजसमंद कलेक्टर को निर्देश दिए, न चित्तौड़ कलेक्टर को निर्देश दिए। ये दोनों कलेक्टर को निर्देश नहीं देने के कारण हमारी वहां पर बार बार झगड़े हुआ। लेकिन वहां के काश्तकारों ने हमारे को पानी लाने के लिए मजबूर कर दिया, हम नहीं ला सके पानी। ये मुझे बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो राजसमंद में है। इसके अलावा भी मैंने राजसमंद की विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी से उनसे बात करके बीएमएफटी मंच से 3 पुलिया बनाने के लिए 30 लाख रुपए और पूरी नहर की सफाई करने के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति उनसे मैंने बीएमएफटी मंच से करवाई। वो पत्र भी मेरे साथ दीप्ति माहेश्वरी विधायक राजसमंद ने वहां कलेक्टर को जाकर के दिया, फिर भी उस कलेक्टर ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और न वो राशि सैंक्शन की, और राशि सैंक्शन नहीं होने के कारण ये काम हमारा आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। मेरी पूरी तमन्ना है, मन की इच्छा है तो आने वाले समय में जब मैं वापस चुन करके विधायक बन करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूं तो उस समय पहली प्राथमिकता के आधार पर वह इस नहर से सिंहेश्वर फीडर से कपासन, दमाना, भोपाल सागर और इसके नीचे के जितने भी बांध हैं उनको फीड कराने का काम हम करेंगे, ताकि बनास मैया जब जब भी बहती रहे तब तक हमारे इन तालाबों को भरने का काम करें और वहीं सिंहेश्वर के पास में एक एनीकट और बन जाए और नहर की सफाई हो जाए तो हमारे यहाँ पर पानी आराम से आ जाएगा। और हम राजसमंद विधायक और मैं, हम दोनों मिलकर के सरकार के इरिगेशन मंत्री से जो भी बनेगा उनके साथ बैठ करके इस मुद्दे को सुलझाएंगे। और यदि किसी काश्तकार का मुआवजा भी देना बाकी है तो उस मुआवजे की बात करके उन काश्तकारों को मुआवजा दिलाएंगे, ताकि हमेशा के लिए इस समस्या का हम समाधान कर सके। ऐसी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले, हमारे सड़क तंत्र सुधरे, हमारे सिंचाई के साधन बराबर बने और बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं। और इस प्रकार से कई अनेक प्रकल्प जो है हम नवाचार करके इस पूरी विधानसभा का सर्वांगीण विकास करने का पूरा काम करेंगे। ये मेरी तमन्ना है।
सर 4 बार आप विधायक रह चुके हैं, तो आपका विधायक कार्यकाल स्वर्णिम ही रहा होगा, तो उसमें 4 बार विधायक कार्यकाल में आपकी ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जो कि उपलब्धियां लेके अभी आप इस चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं? अभी वर्तमान में मुझे जो विधायक फंड मिला था, उस पूरे के पूरे विधायक फंड के जो भी हम सैंक्शन कर सकते हैं, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे खुले बरामदे हो, चाहे एम्बुलेंस देने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल की सुविधाओं का काम हो, वो सब हमने किया। इसके अलावा भी हमारे को मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 10-10 करोड़ की सड़कें बनाने का भी हमको दिया, लेकिन वो सड़कें भी सरकार ने ऐसा क्लोज डाल दिया और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। फिर भी जिला कलेक्टर ने मेरी बात मान करके कई सड़कों का नवीनीकरण कराया और नई मिसिंग लिंक सड़कें भी बनी है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काम किया और शिक्षा के अंदर नए नए नवाचार जो हो सकते हैं वो हमने उपलब्धियां हासिल की। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काफी प्रयास करके सड़कों का निर्माण करवाया। मातृकुंडिया बांध की रिपेयरिंग का पैसा आया, हमारे डिंडोली बांध के रिपेयरिंग के लिए, नहरों की रिपेयरिंग के लिए भी पैसा आया, भोपाल सागर बांध के ऊपर भी पैसा आया। इस प्रकार से हमने इरिगेशन में भी काम किया, एजुकेशन में भी काम किया, सड़क तंत्र में भी काम किया। और आगामी समय में विद्युत क्षेत्र में हमने पिछली बार मेरे कार्यकाल में भोपाल सागर के अंदर 132 kV का GSS बना करके विद्युत तंत्र को भी हमने ठीक करने का काम किया। इस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर हमने, और कुछ बच्चों को हमने जिंक में लगाने का भी काम किया ताकि बच्चों को रोजगार भी मिल सके। लेकिन सरकार नहीं होने के कारण हमको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा। गहलोत साहब की सरकार है, जादूगर की सरकार है, वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व देते हैं। उनका सर्वांगीण विकास का उनका कभी कांग्रेस का मुद्दा नहीं रहा है। और कांग्रेस तो देखती है हम हमारे कार्यकर्ताओं को भला कर सके, और जो आगे की पार्टी के हैं उनका भला करने वाली ये कांग्रेस सरकार नहीं है। इस कारण से मुझे इस कार्यकाल में, मैं पिछले 3 कार्यकाल में हमेशा सत्ता में रहा हूँ। पहला कार्यकाल मेरा शेखावत साहब के साथ रहा, उस समय हमने काफी विकास कराया। मेरा दूसरा कार्यकाल वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय रहा। फिर तीसरा कार्यकाल भी वसुंधरा जी के कार्यकाल में मैं विधायक रहा। इस बार पहली बार मैं प्रतिपक्ष में बैठा। विपक्ष में बैठने के कारण मुझे विकास के काम में भी और जनता के काम में भी काफी अड़चने मैंने महसूस की है। और इन अड़चनों को मैं महसूस ऐसा कर रहा हूँ कि मैं विधायक बनने के बाद भी एक मजबूर व्यक्ति की तरह हमेशा याचक की भावना में, याचक की तरह रह करके कार्यकर्ताओं के और जनता के काम करवाए। लेकिन जब सत्ता होती है पूरे खुले मन से, पूरे मनोयोग से काम कर सकते हैं। देखिए याचक की भावना से मैंने ये 5 वर्ष निकाले हैं। इस बार हमारी वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। निश्चित रूप से राजस्थान में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कराने का काम करेंगे। सर जिस तरह से जो मुद्दे थे आपने बताया कि आपका जो स्वर्णिम कार्यकाल था, लेकिन इस बार वापस आप कपासन विधानसभा में आपके जो प्रचार के लिए जा रहे हैं या फिर आपके मैनिफेस्टो बनाए होंगे, तो आपकी नजर में सर अभी भी ऐसे कौन से कपासन के जो मुख्य है मुद्दे, रोजगार को लेके या शिक्षा को लेके? शिक्षा को लेके तो अगर हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो आज भी राजकीय जो बिल्डिंगें हैं, जो राजकीय विद्यालय की पूरी जर्जर है, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो सर आपका क्या प्रयास रहेगा? सबसे बड़ी चीज भोपाल सागर का जो विद्यालय है उसको ध्वस्त करने का भी आदेश है, लेकिन उसी जर्जर बिल्डिंग में आज बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी अगर कोई बड़ी हानि होती है तो इसके जिम्मेदार कौन हो गया? और ये ऐसा क्या कारण रहा है कि इस बिल्डिंग का अभी तक रिपेयरिंग नहीं हो रहा है या फिर ये उसको तोड़ाई नहीं जा रही? भोपाल सागर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैंने कई बार ऐसा प्रयास किया, DMFT मद से और समसा के माध्यम से इस पूरी बिल्डिंग को नवीनीकरण के लिए और यहाँ तक कि मरम्मत के लिए भी मैंने मांग की है। एक बार तो 10 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गए, कन्याशाला में भी 5 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, लेकिन सरकार ने टेंडर नहीं किए। इस कारण से वो काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपसे बता दूं कि हमारा शासन आने के बाद, मेरा विधायक बनने के बाद और जब हमारी सरकार होगी तो तुरंत प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जितनी भी जर्जर बिल्डिंगें हैं, यदि रिपेयरिंग होने लायक है तो उनको रिपेयरिंग करवाई जाएगी, और जो रिपेयरिंग होने लायक नहीं है उनको ध्वस्त करके नई बनाने का हम काम करेंगे। खेल के क्षेत्र में भी हम स्टेडियम बनाने का काम करेंगे।
और खेलों के अंदर भी बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और तकनीकी शिक्षा के अंदर भी आगे बढ़ाएंगे। और जो भी शिक्षा विभाग के अंदर पद खाली हैं उन सब पदों को भरने का काम भी, और यहाँ तक कि हमारे कपासन कॉलेज के अंदर आज मात्र 2 लेक्चर के आधार पर ये पूरा कॉलेज चल रहा है। हमारे कॉमर्स फैकल्टी में कोई नहीं है, साइंस फैकल्टी में कोई नहीं है, और इस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से इन्होंने कॉलेज खोल दिए। लेकिन वहां पर प्राध्यापक प्रिंसिपल लगाने का कोई काम नहीं किया है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कॉलेज शिक्षा हो चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, उन सब में हम अध्यापक लगा करके, प्राध्यापक लगा करके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक करने का काम करेंगे। और जहां पर भी अपूर्ण बिल्डिंगें हैं, जहां पर भी नवीन बिल्डिंगों की आवश्यकता है, भवनों की आवश्यकता है, वहां पर भवन बना करके बालकों के लिए एक अच्छा काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 लिस्ट आउट कर दी गई है और तीसरी लिस्ट का इंतजार है, जिसमें कपासन विधानसभा से यूं मानी जाती है कि ये पूरे राजस्थान की या मेवाड़ की हॉट सीट है और लगातार लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि किसका टिकट होने वाला है, किसका टिकट होने वाला है। सोशल मीडिया पर भी कई सारी कवायदें चल रही है और सर आपकी भी मजबूती से इस बार दावेदारी है। तो सर आलाकमान का आप पर किस तरह से भरोसा है या आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको आप किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है आलाकमान पर, सर्वे के आधार पर और कार्यकर्ताओं की मनोकामना के अनुसार, जो कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अनुसार मुझे आलाकमान पर पूरा भरोसा है, कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। इस बार पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी का कपासन से प्रत्याशी बनाया जाएगा और मैं जीत करके जाऊंगा और सर्वांगीण विकास करने का काम करूंगा। हालांकि पूरे मेवाड़ क्षेत्र में अनुसूचित जाति की ये एक सीट है और एक सीट होने के कारण पूरे संभाग से यहाँ पर दावेदार आए हुए हैं और कुछ दावेदार तो ऐसे हैं जो न तो कभी दरी विजयी, अभी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी वो भी कर रहे हैं, कोई नौकरी छोड़ करके आए वो भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से कई दावेदार हैं, वो सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रतीक्षा में हैं, आकांक्षी कार्यकर्ता हैं, उनको भी टिकट मांगने का पूरा हक है। लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा और मैं निश्चित कहूंगा आपको पूरी ईमानदारी के साथ, हम जो भी कमल लाएगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरे निष्ठा के साथ काम करते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, बचपन से लगा कर आज तक संघ की भावना के अनुसार मैं अपना पूरा आचरण करता हूँ और जो भी कमल का निशान लेकर के आएगा पूरे मनोयोग के साथ उसके साथ लग करके उसको जिताने का हम काम करेंगे। आलाकमान यदि मुझे टिकट देगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी दावेदार हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम करें। सर इसी बीच में जिस तरह से आपने बताया था कि कई सारे दावेदार हैं और उनकी दावेदारी भी वो मजबूती से पेश कर रहे हैं, इस बीच में अगर आपको टिकट मिलता है तो जो नाराज दावेदार है उनको मनाने का किस तरह से आपकी कवायद है, क्योंकि कहीं न कहीं तो नाराजगी बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब भारतीय जनता पार्टी के सिपे होते हैं, इसलिए छोटी मोटी कोई भी नाराजगी होती है टिकट मिलने के बाद में कोई नाराजगी प्रकट नहीं करता है और उसके बावजूद भी कोई कार्यकर्ता नाराज होगा तो हम उसके साथ बैठ करके उनकी भावनाओं की कमी करते हुए उनको एक साथ लेकर के इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। तो ये है हमारे बीच में विधायक अर्जुन लाल जी जिनकर, जिन्होंने अपनी दावेदारी के बारे में, साथ ही अपने राजनीतिक परिचय के बारे में, साथ ही 4 बार विधायक का जो कार्यकाल है उसके बारे में सविस्तार से मैं बताया और विधानसभा को इस बार इनकी दावेदारी रखने के पीछे इनके जो स्पष्ट मुद्दे हैं वो भी हमें बताएं। और इनका एक बहुत ही अच्छा बताना था कि जो दावेदार हैं चाहे वो किसी को भी टिकट दे भारतीय जनता पार्टी, इनके दावेदार कमल का फूल होगा और उनके साथ में रहेंगे। अगर इनको भी दावेदार बनाया जाता, इनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये तन मन धन से ये खुद चुनाव लड़ेंगे, साथ ही जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे उसके साथ में खड़े रहेंगे। और इनका एक अच्छा जवाब ये भी था कि अगर कोई भी दावेदार नाराज होता है तो उसको मनाने की पूरी कवायद की जाएगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी में इनका कहना है कि कोई भी नाराज नहीं होता है, फिर भी अगर कोई भी होता है तो ये एक साथ बैठकर उनको एक साथ लेके भारतीय जनता पार्टी विजय बनाने के लिए संकल्प ले चुके हैं। अब तीसरी लिस्ट का इंतजार है, देखना यह है कि आगामी 2 दिनों में तीसरी लिस्ट जारी होने वाली है और किसके सर ये भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का ताज रखती है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद।